हाइड्रोकार्बन्स। सो पहला वो यही कि हाइड्रोकार्बन क्या होंगे। हाइड्रोकार्बन्स वो यौगिक होते हैं जो कि हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर के बनते हैं। तो हाइड्रोजन और कार्बन से जो यौगिक बनेंगे वो एल्केन होंगे, एल्कीन, एल्काइन। इसके अलावा जो बेंजीन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है वो साइक्लोएल्केन, जैसे कि ब्यूटेन, प्रोपेन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोपेंटेन, ये सारे के सारे किससे बने हैं? कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के बने। सो कंपाउंड दैट कंटेन ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन आर नोन एज हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। अच्छा, ये जो क्लासिफिकेशन है या जिस इनका वर्गीकरण है, ये अलग अलग आधार पर हो सकता है। जैसे यहाँ पर हम कर रहे हैं इस आधार पर कि उसमें द्विबंध या त्रिबंध, मतलब कोई एक पाईबंध उपस्थित है या नहीं, एक या एक से अधिक पाईबंध उपस्थित है या नहीं। यदि पाईबंध उपस्थित है तो उसको हम बोलते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन उसको कहा जाता है। और यदि पाईबंध उपस्थित नहीं है तो वो कहलाते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन और सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सो इस सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के एग्जांपल जैसे एल्केन, साइक्लोएल्केन, ये क्या है, किसके एग्जांपल है? ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन के एग्जांपल है। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के एग्जांपल जैसे आपका एल्कीन, एल्काइन, बेंजीन, साइक्लोएल्कीन, ये सारे के सारे किसके एग्जांपल है? असंतृप्त। मतलब अगर एक या एक से अधिक पाईबंध उपस्थित हैं तो इस प्रकार के हाइड्रोकार्बन को बोलते हैं हम असंतृप्त और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, उसको क्या कहा जाता है? असंतृप्त और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसके अलावा एक और क्लासिफिकेशन हाइड्रोकार्बन का किया जाता है। वो क्लासिफिकेशन क्या है? उस क्लासिफिकेशन में हम जो हाइड्रोकार्बन है उसको इस आधार पर क्लासिफाई करते हैं कि उस वो खुली चेन के रूप में है या बंद श्रृंखला के रूप में है। ठीक है, तो यहाँ इसको भी दो प्रकार से हम दो कैटेगरी में इसको भी क्लासिफाई किया जाता है। एक हो गया आपका खुली श्रृंखला, जिसको कि मैं लिख रहा हूं यहाँ पर ओपन चेन, और दूसरा हो गया आपका क्लोज्ड स्ट्रक्चर, क्लोज्ड चेन। ठीक है, चेन शब्द इन दोनों के लिए कॉमन लिख देता हूँ यहाँ पर, ये हो गया चेन क्लोज। सो ओपन चेन के फिर से एग्जांपल क्या हो जाएंगे अपने? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ये सारे सारे किसके एग्जांपल हैं? ओपन चेन के हो गए। और जो क्लोज चेन होंगे उसके उसके एग्जांपल क्या होंगे? उसके जो एग्जांपल होंगे वो हो गए आपके फिर से इसको दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एग्जांपल की बात करने से पहले इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं। दो क्लास में इसको डिवाइड करते हैं। एक तो हो गया होमोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक का मतलब क्या हो गया? होमोसाइक्लिक का मतलब हो गया कि रिंग में जो भी एटम्स हैं वो एक ही प्रकार के हैं। जैसे जैसे साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन और बेंजीन रिंग, ये सारे के सारे क्या हो गए? ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल हैं? ये होमोसाइक्लिक के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, सो इसमें सब में क्या है? एक ही प्रकार का कार्बन है। और हेट्रोसाइक्लिक क्या होगा? हेट्रोसाइक्लिक वो होंगे जिनमें कि कार्बन के अलावा भी कोई एटम, जैसे नाइट्रोजन प्रेजेंट हो सकता है, ऑक्सीजन प्रेजेंट हो सकता है, सल्फर प्रेजेंट हो सकता है, ये उसमें उपस्थित हो। जैसे नाइट्रोजन वाला आप जानते हैं पायरोल, आप लोगों ने नाम सुना होगा। ऑक्सीजन वाला फ्यूरेन, थायोफीन, पिरिडीन, ये सारे सारे हेट्रोसाइक्लिक के एग्जाम्पल है। ठीक है, तो अब
हाइड्रोकार्बन को ये हो गया सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड, और उसके बाद में ओपन चेन, क्लोज चेन। इसके अलावा भी एक और क्लासिफिकेशन हाइड्रोकार्बन का किया जा सकता है। वो क्लासिफिकेशन क्या कर सकते हैं, वो क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं, उनको बांट सकते हैं हम दो क्लास में। एक होगा एलिफेटिक और दूसरा होगा एरोमेटिक। कौन कौन सी दो क्लास होंगी, एक हो गया एलिफेटिक और दूसरा हो गया, तो एलिफेटिक कौन से होंगे, ठीक है, दोनों प्रकार के हो सकते हैं। दोनों प्रकार के क्या मतलब, ये सेचुरेटेड भी हो सकते हैं, अनसेचुरेटेड भी हो सकते हैं, ठीक है। और एरोमेटिक जो होंगे उनमें आप जानते हैं कि एरोमेटिक जो कंपाउंड्स होते हैं वो कुछ शर्तों को पूरा करते हैं, ठीक है। उनके लिए कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस हैं। वो कंडीशंस क्या क्या है, पहला ये कि वो चक्रीय स्ट्रक्चर के फॉर्म में होने चाहिए, मतलब साइक्लिक स्ट्रक्चर के फॉर्म में होने चाहिए। दूसरा, उनमें जो डबल बॉन्ड होंगे वो डबल बॉन्ड क्या होने चाहिए, कॉन्जुगेशन में होना चाहिए। तीसरा, समतलीय होना चाहिए। चौथा क्या होना चाहिए कि उनको एक हक्कल का रूल है, हक्कल ने दिया था, उस रूल को लिखते हैं 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन उनके पास में होने चाहिए, ठीक है। ये कुछ कंडीशंस हैं। तो इन कंडीशंस को जो फुलफिल करेंगे वो क्या होंगे, एरोमेटिक। और इसके अलावा जो कंपाउंड बचे वो क्या हो गए, वो सारे के सारे एलिफेटिक हो गए। तो एलिफेटिक भी दो प्रकार से हो सकते हैं, ये ओपन चेन भी हो सकते हैं और क्लोज चेन भी हो सकते हैं। ओपन चेन जैसे आपका सिंपल साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोप्रोपेन, सॉरी ये तो हो गए क्लोज चेन। और सिंपल एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ये क्या हो गए, ओपन चेन कंपाउंड्स। तो ये हो गए ओपन चेन एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, विवृत श्रृंखला एलिफेटिक यौगिक इनको कहा जाता है। किसको कहा जाता है, एल्केन को, एल्कीन को, एल्काइन, ये सारे के सारे क्या हैं, ऐसे हाइड्रोकार्बन है। और इनके डेरिवेटिव क्या हो जाएंगे, इनके डेरिवेटिव जैसे कि एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये सारे के सारे क्या हैं, इनके डेरिवेटिव्स हैं। तो हम लोग अपने इस यूनिट में हम इन एलिफेटिक हाइड्रोकार्बनों के रसायन के बारे में पढ़ेंगे। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का रसायन का मतलब क्या हो गया, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, इनके बारे में हम लोग बात करेंगे डिटेल में। सो इसी क्लास का जो पहला हाइड्रोकार्बन है वो है एल्केन, ठीक है। इस क्लास का पहला हाइड्रोकार्बन है, उसका क्या नाम है, उसका नाम है एल्केन। एल्केन आर सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या हो गया, इसमें कार्बन कार्बन के बीच में जितने बंध होंगे वो सारे के सारे कैसे होंगे, वो सभी के सभी सिंगल बॉन्ड होंगे, सिग्मा बंध होंगे वो, ठीक है। और जो कार्बन की बाकी जो मुक्त उनकी संयोजकताएं होंगी वो हाइड्रोजन द्वारा फुलफिल की जाती हैं। तो हाइड्रोकार्बन की कैटेगरी में ये ऐसे हाइड्रोकार्बन हैं जिनमें कार्बन के साथ में सर्वाधिक हाइड्रोजन जुड़े हुए रहते हैं। बाकी जो हाइड्रोकार्बन होंगे जैसे एल्कीन, एल्काइन या दूसरे सब्स्टिट्यूटेड, उनमें कार्बन के साथ में जो हाइड्रोजन जुड़े होंगे उनकी संख्या इनके कंपैरिजन में, इनकी तुलना में कम होती है। एल्केन कंटेन ओनली कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स। जनरल फॉर्मूला इनका CnH2n+2 है। एन यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है। कार्बन के कितने एटम है उसके आधार पर आप किसी भी एल्केन का फॉर्मूला निकाल सकते हो। मान लो कि एन का मान कितना हो, एन इज इक्वल टू हो 4, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, C4H 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस 2, तो कितना हो गया, 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज इक्वल टू 8 और
+2 हो गया तो 10, तो इसका फॉर्मूला हो गया, इस हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला हो गया, इसका एल्केन का फॉर्मूला हो गया C4H10। तो इस जनरल फॉर्मूला की सहायता से आप किसी भी एल्केन का फॉर्मूला लिख सकते हो यदि आपको कार्बन की संख्या पता हो तो। मोस्ट केमिकल रिएक्शंस रिक्वायर ए फंक्शनल ग्रुप हैंडल टू प्रोसीड। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो क्रियात्मक समूह होगा वही क्या करता है, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उनको डायरेक्ट करने का या उनको निर्धारित करने का काम करता है। सिंस एल्केन डोंट रियली हैव फंक्शनल ग्रुप, एल्केन में तो कोई क्रियात्मक समूह नहीं होता, दे आर नॉट वेरी यूजफुल इन मेनी बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस। तो जो बहुत सारी जैविक प्रक्रियाएं हैं, बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट प्रोसेस हैं, उनके लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जो मेन रोल प्ले करते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वो कार्बनिक पदार्थ करते हैं जिनमें कि कोई क्रियात्मक समूह उपस्थित होता है। सिंस एल्केन्स अंडरगो कम्बसन इजीली, दे आर ए गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। तो जो एल्केन है वो आसानी से क्या करते हैं, वो मतलब ईंधन के रूप में काम आते हैं। ठीक है, ये कम्बस्टिबल है, ज्वलनशील है। तो आप देखते होंगे कि जो हम लोग ईंधन आज के दिन काम में लेते हैं, वो चाहे हमारे घरों में एलपीजी सिलेंडर हो या सीएनजी गैस हो या फिर आपकी बायोगैस हो या फिर पेट्रोल हो या डीजल हो या केरोसिन हो, ठीक है, उन सभी में ये एल्केन्स उपस्थित होते हैं। ठीक है, इनमें कोई क्रियात्मक समूह नहीं है, लेकिन ये कम्बस्टिबल हैं और ये अच्छे ऊर्जा के स्रोत हैं, ऊर्जा के अच्छे स्रोत हैं। Alkanes also provide the raw material for the production of many other more complex substances। ठीक है, तो एल्केन क्या है, एल्कोन को यूज किया जा सकता है दूसरे ज्यादा जटिल पदार्थों के निर्माण के लिए। मोर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस जैसे प्लास्टिक को इससे बनाया जा सकता है। तो इन ये वहां पर उस सेंस में हमारे लिए यूजफुल है। बायोलॉजिकली ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ये फ्यूल के लिए और दूसरे कंपाउंड बनाने के लिए ये इम्पोर्टेंट है। कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे एल्केन्स के, जैसे पहला है मीथेन। ठीक है, मीथेन बायोगैस का या जो गोबर से बनाते हैं गैस, उस गैस का ये एक मेन कंपोनेंट है, राइट। मेजर कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस, जो नेचुरल गैस निकलती है सीएनजी, ठीक है, जिसको कि हम सीएनजी के नाम से जानते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इसको कहा जाता है, उसका मेन जो कंपोनेंट है, मेन घटक है, वो क्या है, मीथेन है, which is produced by bacterial decomposition of organisms in the absence of oxygen। मार्स गैस, काउ फ्लेटुलेंस, मतलब जो गाय का गोबर होगा उसके उसके डिके से भी इस गैस का फॉर्मेशन होता है। बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन से इसका निर्माण होता है। सो ये हो गया अपना एल्केन। बर्न क्लीनली सो इट इज यूज्ड फॉर कुकिंग, मतलब बर्न क्लीनली का मतलब क्या हो गया कि ये बिना कोई अनबर्न्ड रेजिड्यू छोड़े हुए, जैसे कि अपन लकड़ी वगैरह जलाते हैं तो वहां पर क्या होगा, बिना जला हुआ कार्बन, ठीक है, वो रहता है, जो कि हेल्थ के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं, खराब है हेल्थ के लिए। तो ये क्या, इसमें कोई ऐसा रेजिड्यू नहीं रहता है, तो ये मतलब एक तरह से आप बोल सकते हो कि स्वच्छ ईंधन है, तो इसको कुकिंग के लिए यूज़ करते हैं। ओडोरलेस, ये ओडोरलेस होगी। इथेन थायोल इज एडेड टू मेक नेचुरल गैस लीक्स डिटेक्टेबल। तो हम लोगों के यहाँ जो एलपीजी सिलेंडर आता है उसके अंदर भी क्या है, एल्केन ही है, राइट, प्रोपेन और ब्यूटेन उसके अंदर है, और वो भी क्या है, वो भी गंधहीन है, उसमें भी किसी प्रकार की गंध नहीं है। तो उसमें क्या मिलाया जाता है, उसके अंदर इथेथायोल मिलाया जाता है, इथेन थायोल, या इसको क्या कहा जाता है, मर्केप्टोल भी इसको कहा जाता है, और इसका फॉर्मूला है C2H5SH।
ये इसको मिला दिया जाता है। तो जब गैस सिलेंडर लीकेज करता है तो एक स्मेल आपको आती है, वो स्मेल इस केमिकल की आती है, इथेन थायोल की स्मेल आती है, क्योंकि जो आपके एल्केन है वो तो क्या है, ओडोरलेस है, उसमें कोई स्मेल नहीं होती है। दूसरा जो इसी कैटेगरी का, इसी क्लास का हाइड्रोकार्बन है वो है इथेन। इसका फॉर्मूला है C2H6, ए माइनर कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस में ये भी कुछ अमाउंट में लगभग 10% होता है। प्रोपेन, ये C3H8, used as an industrial fuel and in some heating and cooking। तो इसको इंडस्ट्रियल गैस के रूप में, इंडस्ट्रियल फ्यूल के रूप में इसको यूज करते हैं, और हम लोग घरों में अपना जो कुकिंग करते हैं उसमें जो एलपीजी है, ठीक है, लिक्विड जो पेट्रोलियम गैस है उसमें भी ये उपस्थित होता है, मतलब एक कंपोनेंट उसका ये है। नेक्स्ट है ब्यूटेन। हम इनके बारे में वन बाय वन बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसी मतलब हम एल्केन के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसके जो स्टार्टिंग के मेंबर उनके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। ब्यूटेन, इसका फॉर्मूला है C4H10। सिगरेट लाइटर्स में ब्यूटेन को यूज किया जाता है। ब्यूटेन इज एन अनब्रांच्ड एल्केन। सो तो जो अनब्रांच्ड एल्केन होती है उसको बोलते हैं नॉर्मल एल्केन। जैसे कि ये ब्यूटेन आप लिख रहे हो और आपको इस तरह से आपने चारों कार्बन को एक चेन के फॉर्म में लिख दिया, तो इसको हम लिखते हैं एन ब्यूटेन। एन का मतलब हो गया नॉर्मल ब्यूटेन। नॉर्मल ब्यूटेन मतलब ब्यूटेन विदाउट एनी ब्रांचिंग, ठीक है। सो देयर इज आल्सो ए ब्रांच एल्केन। तो यहाँ आपको दोनों का फॉर्मूला दिखाई दे रहा होगा, ये है एन ब्यूटेन और ये हो गई आपकी ब्रांच्ड ब्यूटेन, ठीक है। with the formula C4H10 having a 3 carbon chain with a 1 carbon group connected to the middle. We must give the other isomer a different name. So CH3CH और ब्रैकेट में CH3CH3 is named as iso। तो जहां पर इस टाइप की स्ट्रक्चर होगी, कैसी स्ट्रक्चर, ये इस टाइप से एक दो CH3 समूह एक CH समूह के साथ में इस प्रकार से जुड़े हुए हों, ठीक है। तो उसके लिए हम एक प्रीफिक्स को यूज करते हैं, एक पूर्व लगन को यूज करते हैं, जिसको कहा जाता है आइसो। तो यहाँ देखो इसमें ये समूह है उपस्थित, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, आइसोब्यूटेन। क्योंकि ओवरऑल जो कंपाउंड है उसमें 4 कार्बन है, इसलिए इसको कहा जाएगा आइसोब्यूटेन। और इसका जब IUPAC नाम लिखेंगे तब हम क्या लिखेंगे, तब IUPAC नाम लिखते समय तो आप जानते ही हो कि हम सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं। अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता देता हूँ कि IUPAC नाम लिखते समय सबसे पहला जो काम किया जाता है वो किया जाता है कि सबसे लंबी श्रृंखला का चयन किया जाए। तो इसमें सबसे लंबी श्रृंखला कौन सी हो गई, इसमें सबसे लंबी श्रृंखला है 3 कार्बन वाली श्रृंखला, जो आपको दिखाई दे रही होगी, CH3CH CH3, राइट। तो इस 3 कार्बन की श्रृंखला के लिए हम एक रूट वर्ड यूज करेंगे जिसको कहा जाता है प्रोप। तो 3 कार्बन के लिए नाम हो गया इसका प्रोपेन। और अब इसमें हम करते हैं नंबरिंग, ये नंबर 1 हो गया, ये नंबर 2 हो गया, ये नंबर 3 हो गया। आप लेफ्ट से कर सकते हैं, राइट से कर सकते हैं, किसी भी साइड से कर सकते हैं। बस शर्त ये रहेगी कि आपका जो सब्स्टिट्यूएंट है, प्रतिस्थापी है, उसको कम से कम अंक मिले, कम से कम उसको वरीयता मिले। तो यहाँ पर एक ही प्रतिस्थापी है CH3 और वो कार्बन नंबर 2 पर जुड़ा हुआ है। तो आप चाहे इसमें लेफ्ट से कर लो नंबरिंग या राइट से कर लो, मिडल वाले कार्बन को तो कितना नंबर मिलना है, 3 ही नंबर मिलना है, इसलिए सॉरी 2 ही नंबर मिलना है, इसलिए आप किसी भी साइड से नंबरिंग करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन। IUPAC नाम इसका क्या हो गया, 2 मिथाइल प्रोपेन। ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन आर स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ ईच अदर, ठीक है, ये एक दूसरे के संरचनात्मक समावयवी हैं।
चलो ब्यूटेन की बात हो गई। अब कॉन्फॉर्मेशन ऑफ एल्केन तो हम ऑलरेडी बात कर ही चुके हैं। ब्यूटेन के जो कॉन्फॉर्मेशन थे, स्टेगर्ड, एक्लिप्स और स्क्यू, उनके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। सो अब बात करते हैं इसमें हम लोग नेक्स्ट अपना जो हाइड्रोकार्बन है उसकी, और नेक्स्ट अपना हाइड्रोकार्बन है वो है पेंटेन। तो देखो पेंटेन का आपके सामने ये एक स्ट्रक्चर लिखी हुई है, ये पेंटेन है, ये भी पेंटेन है, और ये पेंटेन है, ये भी पेंटेन है, ये पेंटेन है, नीचे वाले हो गए हेक्सेन। ठीक है, तो इसमें एक आइसोमर इसका नहीं लिखा हुआ, जिसमें क्या होगा, सारे के सारे कार्बन एक ही श्रृंखला में सीधे एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए रहते हैं। तो ये हो गया वो वाला इसका आइसोमर, जिसमें कार्बन के साथ में मैंने हाइड्रोजन नहीं जोड़ी है, क्योंकि जितनी वैलेंसी कम कम हो उतने ही आप हाइड्रोजन जोड़ लो। टर्मिनल जो कार्बन होंगे उनके सब दोनों के पास में 3-3 हाइड्रोजन होंगे, और जो इनके बीच वाले कार्बन होंगे उनके पास में दोनों सबके पास में 2-2 हाइड्रोजन होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया स्ट्रेट चेन पेंटेन, और इसको कहा जाता है नॉर्मल पेंटेन, और शॉर्ट में इसको लिखते हैं एन पेंट। ठीक है, एन पेंटेन। तो एन पेंटेन के कई सारे आइसोमर्स हैं, देख आपको दिखाई भी दे रहे होंगे। एक ये वाला आइसोमर हो गया, और ये तो सेम ही है दोनों। फिर इसके बाद में ये एक आइसोमर हो गया इसका, एक आइसोमर हो गया ये, और नहीं ये भी इससे मिलता जुलता है, और ये भी इससे मिलता जुलता है। तो ये इसके आइसोमर हैं। अब इनके नाम आप लिखना अगर चाहोगे तो कैसे लिखोगे इनका नाम? देखो मैं आपको नाम लिख करके बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे ये एक जैसे ही है। इसमें तो सबसे पहला काम क्या करना, अपने को लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना। देखो ये लंबी कार्बन श्रृंखला, इधर से लेफ्ट से राइट की ओर जाएंगे तो 3 ही कार्बन की बनेगी, और लेफ्ट से इधर नीचे की ओर चला जाऊंगा तो 4 कार्बन की बन जाएगी। 1 2 3 एंड 4, ये 4 कार्बन की श्रृंखला बन गई। इसी प्रकार से यहाँ पर भी बन जाएगी 1 2 3 एंड 4, ये 1 है, 1 2 3 4। ऐसे ही इसमें भी बना सकते हैं हम 1 2 3 एंड 4। इसमें मैंने क्या किया, नंबरिंग की है वो राइट से लेफ्ट की ओर किया। क्यों? क्योंकि मुझे अपने सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर वाले, जिस जिस कार्बन को मैंने कम से कम वरीयता दी है उसके साथ में जोड़ना था, और यहाँ पर मैंने नंबरिंग किया लेफ्ट से राइट में। यहाँ पर भी 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो देखो इन चारों में 4 ही कार्बन की श्रृंखला बन रही है, और जो मिथाइल समूह है जो प्रतिस्थापी है वो सब में नंबर 2 पर है। तो ये सारे के सारे क्या हो गए, 2 मिथाइल ब्यूटेन बन गए। ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं, एक जैसे हैं ये ब्यूटेन। लेकिन ये आइसोमर किसका है, पेंटेन का है, तो मिथाइल ब्यूटेन है, और ये अलग है इनसे। ठीक है, ये इनसे क्या है, अलग है। इसका नाम क्या होगा, इसमें आप लंबी कार्बन श्रृंखला करोगे तो 3 ही कार्बन की बनेगी, 1 2 3, और 2 के ऊपर क्या है, 2 मिथाइल है, तो इसको बोलेंगे 2 डाई मिथाइल प्रोपेन, इसको कहा जाता है। ये अलग आइसोमर है। इसका एक नाम नियो पेंटेन भी है। ठीक है, जिस जब कार्बन के साथ में 4 मिथाइल समूह जुड़े हैं तो उसको हम बोलेंगे नियो पेंटेन। राइट, और ये हो गया आपका आइसोपेंटेन, क्योंकि देखो उसमें वही जो टर्मिनल सी एच, 2 CH3 है वो CH के साथ में जुड़े हुए, तो ये अपना ग्रुप हो गया आइसो, तो इसलिए इसको बोला जाता है आइसोपेंटेन। ये भी आइसोपेंटेन है, ये भी है, और IUPAC नाम इनका होगा 2 मिथाइल ब्यूटेन। सो ये कुछ अपने एल्केन है उनका नाम। ओके, अब देखो थोड़ा सा नाम और डिटेल में हम लोग बात कर लेते हैं। एल्केन का नोमेनक्लेचर जब करते हैं तो उनके नोमेनक्लेचर में हम लोग क्या करते हैं, किसी भी हाइड्रोकार्बन का जब नोमेनक्लेचर किया जाता है तो वहां पर हम 3 शब्दों का उपयोग करते हैं। एक होता है प्रीफिक्स, ठीक है,
दूसरा होगा रूट वर्ड और तीसरा होगा सफिक्स। तो प्रीफिक्स प्लस रूट वर्ड और उसके बाद में क्या लेते हैं हम, उसके बाद में लेते हैं सफिक्स। ये रूट वर्ड क्या है सॉरी, रूट वर्ड क्या है? रूट वर्ड है वो वर्ड जो कि हमको हमारे हाइड्रोकार्बन या उसके डेरिवेटिव में नंबर ऑफ कार्बन के बारे में बताएगा। किसके बारे में बताता है? कार्बन के बारे में ये बताता है। सफिक्स इसको बोलते हैं, SUIIFX, सफिक्स इसको कहा जाता है। तो अपना इसमें रूट वर्ड क्या हो गए? मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, एग्स, हेक्ट, ऑक्ट, नॉन और डेक। यहाँ पर प्रीफिक्स के रूप में भी लिखा, लेकिन ये एक्चुअल में क्या है? ये रूट वर्ड है। फिर सफिक्स क्या यूज किए जाते हैं? जैसे कि एन यूज करते हैं, इन यूज करते हैं या आइन। मतलब यदि सारे के सारे सिग्मा बंद है तब तो हम क्या करेंगे? एन को यूज करेंगे। एक या एक से अधिक डबल बॉन्ड है तो इन को यूज किया जाता है। और ट्रिपल बॉन्ड हो, ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है सारे के सारे, तो एन को यूज करेंगे। अगर एक डबल बॉन्ड है तो उसको करेंगे इन को। और अगर कार्बन कार्बन के बीच में 3 डबल बॉन्ड हैं तो हम यूज करते हैं आइन को। तो ये बस याद रखना अपने को, प्रीफिक्स, रूट वर्ड और सफिक्स। और 1 से लेकर के 10 तक के रूट वर्ड हमको याद होने चाहिए। एक कार्बन यदि है, इस श्रृंखला में केवल एक ही कार्बन है तो उसके लिए हम यूज करते हैं मैथ। 2 कार्बन है तो उसके लिए यूज करते हैं एच। 3 के लिए हो, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेग, ये हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट और 9 के लिए नॉन और डेक, 10 के लिए डेक। इनको हम यूज करते हैं। तो नोमेनक्लेचर उसके आधार पर किया जा सकता है। अब देखिए आप, ये 4 कार्बन है, ठीक है, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन हो गया। और ये आइसोब्यूटेन है, बट ये आईयूपीएसी नाम नहीं है इसका। आईयूपीएसी नाम आप जानते ही हैं, हमने थोड़ी देर पहले लिखा था। 3 कार्बन है तो ये क्या है? ये प्रोपेन है आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में। और इस प्रोपेन में कार्बन नंबर 2 पर एक मिथाइल जुड़ा हुआ है तो इसको बोलेंगे 2 मिथाइल प्रोपेन। ऐसे ही ये पेंटेन है, और ये हो गया आइसोपेंटेन, और ये है नियोपेंटेन। तो नियोपेंटेन में श्रृंखला में कितने कार्बन आ सकते हैं? अधिकतम 3 ही आ सकते हैं। कितने? इस यहाँ से ले लो श्रृंखला, ऊपर से यहाँ नीचे ले आओ, यहाँ ऊपर की ओर ले जाओ, यहाँ से यहाँ ले आओ, किस कैसे भी कर लो आप, श्रृंखला केवल 3 ही कार्बन की बनेगी। तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 नंबर कार्बन पर 2 मिथाइल हैं तो इसको हम लिखेंगे 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन इसका नाम हो जाएगा। ये आईयूपीएसी नाम है, राइट। और इसका जो हम लोग एक जो इसका सामान्य नाम यूज करते हैं, ठीक है, उसको जो साधारण नाम है वो इसका क्या है? वो है नियोपेंटेन, ठीक है। और आईयूपीएसी नाम इसका हो गया 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन, ठीक है। सो अब देखो, इसके जो अपना मिथेन, इथेन और प्रोपेन, उनके क्या एक ही आइसोमर है, मतलब उनके दूसरे फॉर्मूला नहीं हो सकते। ब्यूटेन के देखो 2 आइसोमर है, एक ब्यूटेन और एक आइसोब्यूटेन। ऐसे ही जो पेंटेन है उसके 3 है, पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन। इसी टाइप से आपका जो डेकेन होगा 10 कार्बन वाला, ठीक है, उसके 75 आइसोमर्स हैं। तो जैसे जैसे आप नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा? आइसोमर की संख्या भी बढ़ती चली जाएगी, राइट। तो ये जो नाम आपके सामने लिखे हुए हैं, पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन, आइसोब्यूटेन, ऐसे नाम हैं जिनको यूज करके आप डेकेन के सारे 75 आइसोमर्स का नाम नहीं दे सकते। और दे भी सकते हैं, वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होगी, थोड़ी जटिल प्रक्रिया होगी उसको याद रखना और उसको लिखना। तो इसके लिए क्या करते हैं? एक यूनिफॉर्म सिस्टम, मतलब एक ऐसा एक रूप सिस्टम हम बनाते हैं जिससे कि हमको नाम को याद रखने की आवश्यकता नहीं है, उस सिस्टम का, उस रूल्स को उपयोग करके हम नाम लिख सकें। और उसी प्रोसेस को
हम क्या कहते हैं, IUPAC सिस्टम ऑफ केमिकल नोमेनक्लेचर, रासायनिक नामकरण का IUPAC IUPAC सिस्टम उसको कहा जाता है। तो IUPAC सिस्टम में क्या करते हैं, इस सिस्टम में इसका फुल फॉर्म जो है वो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, हिंदी में भी इसको ऐसे ही हम याद करेंगे, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। सो इसमें क्या करते हैं, देखो रूल्स क्या हैं। ए रूट आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम्स, तो सबसे पहले हम लॉन्गेस्ट चेन को आइडेंटिफाई करेंगे। ए सफिक्स आइडेंटिफाई द मेन फंक्शनल ग्रुप इन द मॉलिक्यूल, उसके बाद में हम मेन फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कार्बनिक पदार्थ में एक से ज्यादा भी क्रियात्मक समूह हो सकते हैं, तो उसमें से कौन सा मैन है क्रियात्मक समूह, ठीक है, कौन सा वो ज्यादा प्रायोरिटी है, उस क्रियात्मक समूह की पहचान करेंगे। उसमें डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है उसकी पहचान करेंगे। ए सेट ऑफ प्रीफिक्स आइडेंटिफाइज the number and position of the substituent group which are attached to the longest chain, alkyl group are substituent which contain a carbon chain। तो देखो वही हो गया प्रीफिक्स, रूट और सफिक्स, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, प्रीफिक्स में जैसे हमने थोड़ी देर पहले अभी मैंने आपको बताया था, एक नाम अभी थोड़ी देर पहले बताया था, तो 2,2-डाइमिथाइल, ये क्या हो गया, इसमें ये हो गया आपका प्रीफिक्स हो गया, 2,2-डाइमिथाइल क्या प्रीफिक्स है। और इसमें प्रोप क्या हो गया, प्रोप हो गया आपका रूट वर्ड, और एन क्या हो गया इसमें सफिक्स, राइट। तो मैंने 3 लाइन बनाई है, एक प्रीफिक्स, रूट और सफिक्स, तो ये तीनों यहाँ से आप समझ सकते हैं इसमें, ठीक है। अब ये तीनों को यूज करके हम नाम लिख सकते हैं। जैसे आपके सामने कुछ हाइड्रोकार्बन लिखे हुए हैं, तो आप इसका ये जो आपकी स्क्रीन पर अभी दिखाई दे रहा है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसका नाम लिखने का प्रयास करेंगे, और जो आप लोग मतलब लिख लेंगे तो उसका एक पेज पर लिखेंगे, और उसके बाद में उस पेज पर अपना नाम और क्लास लिख करके मुझे उसको व्हाट्सएप कर देंगे, या अपने इसी इसमें आप अपलोड कर देंगे, जो टीचमेंट क्लासरूम है उस क्लासरूम में उसको अपलोड करेंगे। तो ये हो गया आपका नोमेनक्लेचर। इसमें मैं एक आपको बताता हूँ, कौन सा बताऊंगा, कौन सा बताऊँ, ये वाला बता देता हूँ, ठीक है, लास्ट वाला आपको बता देता हूँ। इसमें देखिए, यहाँ से अगर मैं शुरू करूँ, एक नंबर कार्बन गिनना शुरू, 1 2 3 4 5 6 7 7 बने, यहाँ से ऊपर से 1 2 3 4 5 6 और 7 की इधर से बन रही है, और 1 2 3 4 5, तो 7 कार्बन की श्रृंखला बनेगी, आप कहीं से भी बना लो उसको। अब मैं यहाँ से बनाता हूँ 1 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये उसके बाद में 5 6, और ये हो गया 7। तो ये 7 कार्बन की श्रृंखला या चेन बन गई हमारे पास में। अब इसमें आप इस साइड से भी नंबरिंग कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो इसमें जब हम नाम लिखेंगे तो अपने पास देखो अब 2 सब्स्टिट्यूएंट है, एक मिथाइल है और एक इथाइल है। तो सब्स्टिट्यूएंट अगर एक से ज्यादा हो तो उनका सीक्वेंस क्या रहेगा, उसमें हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ABCD के ऑर्डर में लिखते हैं। तो पहले कौन आ रहा है, इथाइल आ रहा है, तो इसको हम लिखेंगे 3 इथाइल, ठीक है। पहले इथाइल को लिखेंगे क्योंकि जो अपना अल्फाबेटिकल ऑर्डर है उसमें ई पहले आता है, 3 इथाइल। उसके बाद में 5 पोजीशन पर कौन है, मिथाइल, 5 पर लिख देंगे इसको हम मिथाइल, 5 पर आ गया मिथाइल। और उसके बाद में आप रूट वर्ड देखेंगे, रूट वर्ड कितने कार्बन है चेन में, 7 है, तो अपना रूट वर्ड हो गया हेप्ट। और अब इसमें क्या कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है, नहीं है, कोई क्रियात्मक समूह है और दूसरा कोई क्रियात्मक समूह नहीं है, तो ये हो गया हेप्टेन। तो इसका हो गया 3 मिथाइल 5 3 इथाइल 5 मिथाइल हेप्टेन, ये इसका IUPAC नाम हो गया। आप अगर लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड वाला नंबर सिस्टम यूज करेंगे तो भी क्या होगा, तब आपका इथाइल है उसको आप 5 नंबर दोगे और मिथाइल को 3 नंबर दोगे, तो जो टोटल आएगा 3 + 5 8 आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग हम लिख रहे हैं तो उसी ग्रुप को आप कम नंबर दो, जो बड़ा ग्रुप हो उसको कम नंबर दो, छोटा ग्रुप हो उसको ज़्यादा नंबर दे दो। मिथाइल बड़ा है तो उसको 3 नंबर दे दिया, मिथाइल छोटा है तो उसको 5 नंबर दे दिया। इस टाइप से
आपको भी इन सब के नाम लिखने हैं, आपको ये 4 हैं, ये एज ए होमवर्क आपको इनको यूज करना है और इनका आप नोमेनक्लेचर करेंगे, ठीक है। सो इसमें ये IUPAC नोमेनक्लेचर का दूसरा स्टेप है, इसमें नंबर ऑफ एटम्स लॉन्गेस्ट चेन में उनको काउंट करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आप अलग अलग तरीके से करके देख लो कि कितने अधिकतम कार्बन की चेन आपको बनाना है, मैक्सिमम कार्बन उसमें आ जाए। फिर उसके बाद में आप सब्स्टिट्यूएंट्स को पहचानेंगे, सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन से, मिथाइल है, इथाइल है, प्रोपाइल है, ब्यूटाइल है, कौन से सब्स्टिट्यूएंट है उनको पहचानेंगे। और अगर वो मिथाइल ज़्यादा है, एक से ज़्यादा है, तो उसके लिए डाई को यूज़ करेंगे। 3 है तो ट्राई मिथाइल हो गया, 4 होंगे तो टेट्रा मिथाइल हो जाएगा, 5 होगा तो पेंटा मिथाइल। ऐसे आप उनको उनकी संख्या को यूज करते हैं, नंबर को यूज करते हैं, प्रीफिक्स को यूज करते हैं। स्टेप 4, इफ देयर इज मोर देन 1, सो ये हो गया मोर देन 1 का आपका एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में क्या करते हैं, जो एल्काइल ग्रुप है उनको पेरेंट नेम के सामने हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। और इसमें जब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो जैसे जो हमने मान लो 2 मिथाइल है तो डाई यूज किया है, तो उसको डी को इग्नोर कर देंगे, हम मिथाइल का एम देखेंगे कि एम के अकॉर्डिंग ही उसको अरेंज करेंगे। डाई ट्राई ये सारी चीजें उसमें इग्नोर कर दी जाती हैं। उसके बाद में आप यहाँ पर लिखा हुआ है ड्रॉ स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एंड गिव द करेक्ट नेम ऑफ ऑल द पॉसिबल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन की जगह पर आप इसको कर सकते हो हेक्सेन। हेक्सेन के लिए आप अपने आप से लिख करके इसको एज ए असाइनमेंट मेरे पास सबमिट कर सकते हो। C6H हो जाएगा ये 14, C6H14 के लिए आप सारे के सारे आइसोमर लिखो और उन आइसोमर के लिए आप उनका IUPAC नोमेनक्लेचर करके जमा कर सकते हो। तो ये हो गया अपना एल्केन का नोमेनक्लेचर और उनका इंट्रोडक्शन।